हेलो फ्रेंड्स, अभी कल हमने सॉल्यूशन चैप्टर का न्यूमेरिकल्स का पार्ट बनाया था और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आपकी मैंने सॉल्व करवाई थी। उसी चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं आज, और आगे की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको सॉर्ट आउट मिलेंगी, सॉल्व मिलेंगी। जो भी प्रॉब्लम हो समझ में ना आए तो आप पूछिएगा जरूर, 100% समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है और आपको समझ में भी आ रहा होगा। और रही बात सवाल की, इसलिए अब मैं सवाल बोर्ड में भी लिखता हूँ और सॉल्व भी कर रहा हूँ, क्योंकि बुक्स अभी रिकमेंड नहीं है, बुक का पता नहीं है कि आपके पास है या नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको मेथड वाइज सवाल बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो आप उसको सॉल्व करिएगा, बुक से सवाल को सॉल्व करिएगा और लगाने का प्रयास करिए। जो नहीं आ रहा है तो आप उस सवाल को हमसे पूछिएगा, हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सवाल लिखा हुआ है, 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम H2O में घुला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। बहुत सरल सवाल था, किसी ने पूछा था तो पहले यही बता देते हैं। देखो 9 ग्राम ग्लूकोज, तो ग्लूकोज क्या होता है? विलय। ठीक है, और 100 ग्राम जल, जल क्या होगा? विलायक। तो आपको मालूम है कि छोटे W 9 ग्राम, ठीक है, और बड़े W कितने जाएंगे? 100 ग्राम। ठीक, तो दोनों के वैल्यू पता चल गई। अब हमें ग्लूकोज का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, C6H12O6। ठीक है ना, इसका क्या निकालेंगे हम? अणुभार। इसका वर्ग कितना आएगा? 180। ठीक, इसका वर्ग कितना आएगा? 180। अब आपको फॉर्मूला मालूम है, m डैश बराबर स्मॉल w m इंटू कैपिटल W इंटू 1000। ठीक है ना, तो स्मॉल w वैल्यू कितनी है? 9, m कितना दिया? 180, ये कितना दिया? 100 और ये 1000। ठीक है, तो 1 2 3 0 से 1 2 3 0 चली गई। ठीक है ना, और ये क्या हो गया? 9 दूनी 18। ठीक है, तो m डैश बराबर 1/2 आया, यानी कि 0.5। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सवाल था। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। किसी विलायक के 100 ग्राम में, ठीक है, ध्यान रखिए, विलायक के 100 ग्राम में NaCl के 1/10 मोल मिलेंगे। ठीक, और क्या करना है? विलयन की मोलरता क्या करनी। बहुत अच्छा सवाल है। देखिएगा, 100 ग्राम विलायक, अपने आप पता चल रहा है कि 100 ग्राम विलायक यानी कि बड़े W का मान दिया हुआ है। ठीक, फिर विलय NaCl के लिए मोल दिए हैं, तो विलय कौन है? विलय के लिए छोटा n मानते हैं हम लोग मोलों के लिए, और 1/10 ये दिया हुआ मोल। ठीक है, और क्या दिया? NaCl। ठीक, तो NaCl का अणुभार आपको मालूम कितना होता है? ये 23 और ये 35.5, तो कितने हो गए? 58.5। ये आ गया क्या? अणुभार। ठीक है, इसका अणुभार है NaCl का। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला मालूम है क्या? m डैश बराबर स्मॉल w m इंटू कैपिटल W इंटू 1000। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? ठीक है, बात समझ में आ रही ना? आप चाहो तो देखो, ये जो n लिखा हुआ है, हम इसको 0.1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 0.1 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज देखिए, इस फॉर्मूला में एक चीज और है कि आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए, n बराबर क्या होता है? स्मॉल w बटे स्मॉल m। ये बात तो आपको मालूम होगी, नहीं मालूम है? स्मॉल n बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m। ये स्मॉल n क्या है? विलय के मोलों की संख्या, और ये क्या है? विलय की मात्रा और विलय का अणुभार। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आपको ये चीज जो है यहाँ मैच कर रही है, कहीं पे देखो ये मैच कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है मैच। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? m डैश बराबर स्मॉल n बटे कैपिटल W इंटू 1000। बात समझ आ रही ना? इसकी जगह पे हमने यहाँ पे ये n रखा हुआ है। ठीक है, तो स्मॉल m बराबर, इस n की वैल्यू कितनी है? 0.1। कितनी है? 0.1। ठीक है, और ये W कितने दिए हुए हैं? 100, यहाँ पे 100। ठीक है, और ये देखो 1000। अगर हम ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, तो ये 1000 एवं 1000 1 बार चला जाएगा, और 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो m डैश इक्वल टू 1, यानी कि मोलरता की वैल्यू कितनी आएगी? 1 निकल कर आएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। अच्छा सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके सामने।
सवाल सुनिएगा 93%, कितना दिया हुआ है 93% H2SO4, ठीक है, कि 1 लीटर विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है और इस विलयन का घनत्व दिया हुआ ग्राविटी ml में, ठीक। अच्छा एक सवाल रहेगा, ये 93% जो लिखा हुआ है तो इसमें 93 में 100 की मात्रा दी हुई है, ठीक है, बात समझ रहे ना। 93% मतलब होता है कि ये 100 ml में 93 ग्राम जो है वो घुले हुए हैं, ठीक। और इन्होंने हिंट कही है मात्रा बटे आयतन, क्या था मात्रा बटे आयतन, तो मात्रा को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और आयतन को V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ml, ठीक है, आयतन। इस बात को समझिएगा, ये सवाल इसलिए अच्छा है कि उसने कहा कि 100 ml में 93 जो है वो घुले हुए हैं, तो 93 क्या हो जाएंगे, स्मॉल w का वैल्यू मान हो जाएगा और 100 क्या हो जाएंगे, v का मान हो जाएगा, आयतन का मान, ठीक। फिर इन्होंने क्या दिया, घनत्व दिया हुआ d का मान, d बराबर दिया तो समझ लो 8,4, क्योंकि ग्राम प्रति ml में दिया हुआ, देखिए वो ग्राम प्रति ml में दिया हुआ है। और किसका नमूना है, H2SO4 का, ध्यान रखिएगा H2SO4 भी अप्लाई करेंगे, इसका अणुभार निकाले कितना जाएगा 98, आपको मालूम है ना, आपको याद हो गया वो H2SO4 का अणुभार 98 कितना होता है 98, ओके। चलिए देखिएगा, तो अब क्या करना है आपको, स्मॉल w पता है तो हम निकाल सकते हैं कैपिटल W, यानी कि d बराबर w बटे v, ये आपको मालूम है, ये दिया है 1.84 और ये w पता नहीं निकालना है और v का मान कितना दिया है 100, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो w बराबर 1.84 इंटू 100 और w बराबर 4 ग्राम, कितना हो जाएगा 184 ग्राम। लेकिन ये जो वैल्यू निकल के आए, ये वैल्यू और ये वैल्यू अभी हम यहाँ पे रखेंगे, W बराबर 184 माइनस के 93, ठीक है, तो कितने बचेंगे 91 ग्राम, ये 91 ग्राम, इसकी मात्रा से इसकी मात्रा को घटा देंगे तो कुल मात्रा निकल के आएगी। अब आपको मालूम क्या है, क्या निकालना है, मोलरता, तो आपको मालूम है m डैश बराबर स्मॉल w m इंटू कैपिटल W इंटू 1000, फॉर्मूला तो याद हो गया होगा, तो स्मॉल w का मान कितना दिया है 93 और m के अणुभार कितना है 98 और कैपिटल W 91 अभी आप निकाल रहे हैं, और ये कितना दिया है 1000, 93 इंटू 1000, 98 इंटू 91, अगर आप इसका मल्टीप्लाई 10.24 आएगा समथिंग, इन दोनों को गुणा करिए, ठीक है, ऊपर का नीचे का और भाग लीजिए, इतना आंसर आएगा, ठीक है, ओके। देखो एक बार और समझ लीजिए, देखिएगा इस सवाल को एक बार और मैं समझ लेता हूँ। 93% H2SO4 दिया था, 1 लीटर विलयन दिया है, मोलरता पूछी हुई है, साथ में क्या दिया हुआ है, घनत्व दिया हुआ है, ठीक। तो मैं कहा था मात्रा बटे आयतन इसके साथ लिखा हुआ है, तो मात्रा बटे आयतन क्या होगा, यानी कि एक तो मात्रा होगा दूसरा आयतन होगा इसमें, तो 93% में होता है 100, इसमें मिक्स होता है, तो 100 में मात्रा मिली होती है, तो 100 ml है क्या है आयतन, और 93 क्या हो जाएगा यहाँ पे मात्रा हो जाएगी, W का मान हो जाएगा, घनत्व तो दिया हुआ है D का मान, तो इस D से हमने क्या निकाल दिया है, कैपिटल W का मान निकाला, घनत्व दिया था आयतन और घनत्व की वैल्यू पता थी, तो क्या निकल गया कैपिटल W, बट कैपिटल W का मान ऐसे नहीं आएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी मात्रा से इसको घटाना पड़ेगा तब मान आएगा, ठीक है। और ये क्या दिया हुआ है, मोलरता का मान दिया हुआ है, तो मोलरता से हम क्या निकाल सकते हैं, फॉर्मूला रखा और वैल्यू पुट अप की, हमने मल्टीप्लाई किया, देन आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। अभी तक नॉर्मलता, मोलरता और मोलरता के सवाल हमने पढ़े थे, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मोल प्रभाज, ठीक है। नॉर्मलता, मोलरता और मोलरता के सवाल बता दिए हैं, तरीके बता दिए हैं, उसके बावजूद भी अगर आपके पास कोई बुक है, आप सवाल लगाते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछिएगा, मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं मोल प्रभाज की। टॉपिक कौन सा ले रहे हैं हम लोग, मोल प्रभाज, और मोल प्रभाज के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिएगा 90 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घुले हैं, विलयन में जल और एसीटोन का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, क्या समझ रहे हैं, 90 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घुले हुए हैं, विलयन में जल और एसीटोन का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए, ओके।
चलिए तो जल्दी से बताते हैं। 90 ग्राम जल, देखो मैंने कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखिएगा कि सबसे अच्छा जो विलायक होता है वो जल होता है, ठीक है। सबसे अच्छा विलायक कौन सा होता है? जल। और दूसरा अच्छा विलायक होता है बेंजीन, ठीक है ना। तो ये दोनों विलायक में, अगर आप कोई कंफ्यूज हो तो आप ध्यान रखिए कि जो जल की मात्रा दी है इसका मतलब वो विलायक के लिए हमें यूज करना है, और दूसरी अगर बेंजीन दिया है बहुत अच्छी बात है, बेंजीन के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें अभी बात करनी है इसमें जल। तो जल क्या होता है? विलायक। और मैंने कहा था विलायक के लिए हम क्या मानते हैं? वैल्यू सबको कैपिटल में लेते हैं, ठीक है। और विलेय वाली चीजें क्या लेते हैं? स्मॉल में लेते हैं। तो यहाँ पे 90 ग्राम जल दिया हुआ है, तो ये जो है कैपिटल डब्ल्यू दिया है 90 ग्राम, ठीक है। बात समझ रहे हैं? अब इसी के लिए जल H2O ये जल दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इसका अनुपात निकालेंगे, कितना आएगा? 18। जल का अनुपात मालूम है ना? 18। अब ये दिया हुआ है एसीटोन। एसीटोन क्या है? विलेय, यानी कि स्मॉल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू कितने दिया? 5.8 ग्राम। अब एसीटोन का फॉर्मूला मालूम है आपको? CH3CO CH3, ये होता है एसीटोन। CH3CO CH3। इसका क्या करेंगे हम? अनुपात निकाल लेंगे, तो 58 आएगा। कितना आएगा? 58। आप निकालिएगा अनुपात, ठीक है। 58 आएगा। अब करना क्या है? दोनों चीजें पता है हमको, ये तो पता, ये पता है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले मोल निकालेंगे। इसके लिए निकालेंगे मोल, तो क्या हो जाएगा? ये क्या है? दोनों चीजें, ये क्या है? कैपिटल, ये कैपिटल है, तो हम क्या मानेंगे? कैपिटल एन मानेंगे। कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एन मान लेंगे, ठीक है। तो ये कैपिटल एन की वैल्यू आ जाएगी ना। तो ये है 90 और ये क्या है? 80, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 18 पंचे 90, 5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे निकालेंगे। स्मॉल एन बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एन, तो क्या है ये? 5.8 और ये क्या है? 58। तो कितना आ जाएगा? एन बराबर 0.1। कितना निकल के आएगा? 0.1, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें निकालना है मोल प्रभाज का फार्मूला। मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, अगर आप थोड़ा नोट्स बनाए होंगे तो आप देखिएगा अंदर से। पहले फार्मूले थ्योरी समझने का प्रयास करिए, उसके बाद सवाल लगाइएगा। तो देखिए फार्मूला आपको मालूम है ना। तो दोनों के लिए चाहिए, पहले किसके लिए चाहिए? जल के लिए और एसीटोन। तो हम दोनों के लिए लगाएंगे। पहले बात करेंगे जल के लिए, तो H2O का मोल प्रभाज, ठीक है। H2 का मोल प्रभाज क्या है? H2 क्या है? विलायक। तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम यहाँ पे? कैपिटल एन, एन प्लस कैपिटल एन, ठीक है ना। बात समझ आ रही है ना? चलिए देखते हैं। कैपिटल एन की वैल्यू दी हुई है, देखो कैपिटल एन के लिए 5 दिया हुआ है यहाँ पे 5, और ये कितना दिया हुआ है? 0.1 प्लस 5, ठीक है। तो 5 बटे 5.1, ठीक। अगर हम यहाँ पे दशमलव हटा देंगे, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा ना 0। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? पॉइंट लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा? ये 5000 लगभग 98 टाइम पे चला जाएगा, ओके। चलिए देखिएगा। तो इसका मोल प्रभाज निकाल लिया हमने जल का। अब बात इसकी करनी है एसीटोन की। तो अभी हम क्या करेंगे? यहाँ पे CH3CO CH3 का मोल प्रभाज, ठीक है। फॉर्मूला मालूम है, इसमें क्या जाएगा? स्मॉल एन आ जाएगा। ये 0.1 है, 0.1 प्लस 5, तो 0.1 अपॉन 5.1 यह आ जाएगा ना। तो हम यहाँ पे अगर पॉइंट से पॉइंट हटा लेंगे तो 1/5 आएगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? इसका मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 0.0196 समथिंग, इतना आंसर आएगा, ठीक है। 0.0196। हाँ आंसर सॉल्व है, मुझे पता है, आपको लेकिन सॉल्व करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये आंसर डायरेक्ट सुनने लगता होगा तो मुझे तो मालूम है सारी चीजें, ठीक है, कैसे क्या निकल के आनी है, बट आप कैलकुलेशन करके निकालिएगा, ठीक है। क्योंकि आंसर कुछ पॉइंट इधर उधर हो भी सकता है, कंफर्म नहीं हो सकता, लेकिन वैसे तो आंसर आपको सही मिलेगा 100% पूरे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर देखिएगा, ये सवाल बहुत अच्छा है। अगर ये सवाल आपको समझ में आए तो आप मोल प्रभाज के आगे के सवाल आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। 90 ग्राम क्या दिया था? जल, कैपिटल डब्ल्यू। फिर क्या था? कैपिटल एम निकाला हमने 18 क्या अनुवाद किसका अनुवाद? जल का। तो निकाले हमने मोल, किसके मोल निकाले? विलायक के लिए। तो कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम मान, तो एन का मान निकल गया है 5, ठीक है।
इस तरह से हमने क्या किया, छोटे डब्ल्यू मालूम था इसके लिए, एसीटोन के लिए, और एसीटोन का अणुभार निकाला हमने कितना 558, ठीक है। और एन की वैल्यू निकाली हमने, छोटे एन दोनों की वैल्यू निकाली है, आपने देखो दोनों की वैल्यू निकाली है। छोटा एन निकल के आ गया, स्मॉल 0.1 निकल के आया, छोटा एन निकल के आया, देखो 0.1 निकल के आया, ठीक है। अब कैपिटल एन भी पता है हमें यहाँ पे और छोटा एन पता है। फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आसानी होगी आपको लगाने में। H2O का मोल प्रभाव कैपिटल एन बटे छोटा एन प्लस बड़ा एन, ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू रखी और वैल्यू को सॉल्व कर दिया तो हमें आंसर मिल गया, ठीक। फिर क्या किया हमने, एसीटोन के लिए रखा, एसीटोन के लिए स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, तो इनकी वैल्यू रखी और इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल तथा 36 ग्राम जल के विलयन में दोनों का मोल प्रभाव, दोनों मतलब एथिल अल्कोहल और जल, इन दोनों के लिए मोल प्रभाव ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए देखिए, एथिल अल्कोहल के लिए तो एथिल अल्कोहल क्या होता है, विलेय, ठीक है, और जल क्या है, विलायक। तो ये है छोटे W का मान 46 ग्राम, ठीक है। और ये क्या लिए है, बड़े W का मान दिया कितना 36 ग्राम, ठीक है। देखिए ये क्या है, एथिल अल्कोहल C2H5OH, ठीक है। इसका क्या होता है, एटॉमिक वेट, एटॉमिक अणुभार 46, ठीक है। और ये क्या है, जल H2O, तो इसका अणुभार कितना होता है 18, लिखा है ना। इसके लिए निकालेंगे क्या, मोल, स्मॉल n बराबर स्मॉल w और स्मॉल m, स्मॉल n बराबर कितना हो जाएगा 46/46, कितना आ जाएगा 1। इसलिए निकालेंगे कैपिटल N कैपिटल W बटे कैपिटल M, ठीक है। तो कैपिटल N बराबर क्या आ जाएगा, कैपिटल W कितना दिया हुआ है 36 और ये कितना दिया हुआ है 80, तो कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, ठीक। तो ये दोनों वैल्यू निकल के आ गए। अब दोनों का क्या निकालना है, मोल प्रभाव निकालना है। देखिएगा तो पहले के साथ निकालते हैं, फिर इसी को निकालते हैं। C2H5OH का मोल प्रभाव कितना होता है, इसका मोल प्रभाव स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ठीक है। स्मॉल n की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 और कैपिटल N की वैल्यू 2, तो 1/3 हो जाएगा, है ना। अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे 0, 3 आएगा लगभग, है ना। 3 3 इस तरह से आता रहेगा। इस तरह से फिर बात करेंगे H2O का मोल प्रभाव, कैपिटल N प्लस कैपिटल N, इसकी वैल्यू मिली है 2, 1 + 2 कितना हो जाएगा 2/3। पॉइंट लगाएंगे क्यों लगाएंगे, 3 से 18 लगभग इतना आएगा, ठीक है। एक बार और देखो, 46 दिया था एथिल अल्कोहल की मात्रा और जल की मात्रा, दोनों के लिए क्या निकालना था, मोल प्रभाव। हमने इसकी मात्रा रखी और एथिल अल्कोहल क्या निकाले, यहाँ पे अणुभार निकाला, तो उसमें क्या निकाला हमने, इसके लिए मोल निकाले। तो ये विलेय है, तो विलेय के लिए क्या मानते हैं, छोटा एन मानते हैं ना, तो इसके लिए क्या निकला, छोटा एन की वैल्यू निकल के आ गई। इसके लिए बड़े एन की वैल्यू, यानी कि विलायक के लिए निकाल के लिए, तो विलायक की मूलक संख्या निकल आई, विलेय और विलायक दोनों की मूलक संख्या निकल के आई। तो फिर क्या निकाला था, मोल प्रभाव। मोल प्रभाव का फॉर्मूला रखा, विलेय के लिए C2H5 विलेय होता है, C2H5OH ये क्या है, विलेय के लिए, तो स्मॉल n अपॉन n प्लस n, इनकी वैल्यू रखी, 1/3 आया, डिवाइड कर दिया, 0.33 आंसर हो गया। इसके लिए H2 का मोल प्रभाव निकाला, n/n प्लस n, इनकी वैल्यू रखी, 2/3 आया, 0.66 आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। मोल प्रभाव के सारे सवाल लगभग एक जैसे हैं, आप लगाइएगा, जो नहीं है पूछिएगा, ओके। देखिए एक सवाल मोल प्रभाव का एक और देख लीजिए, बहुत सरल सवाल है, सिंपल सवाल है। अभी तक 2 तत्वों के लिए मोल प्रभाव पूछ रहा था, 2 अलग-अलग यौगिकों के लिए, और अब एक ही यौगिक के लिए बात कर रहा है। कैसे, उसने कहा कि 90 ग्राम जल में 4 ग्राम कास्टिक सोडा मिला हुआ है, ठीक है, और कास्टिक सोडा का मोल प्रभाव निकालना है। तो कोई बात नहीं, मोल तो दोनों के लिए निकालने पड़ेंगे, मोल प्रभाव निकालना है। ये कितने का ग्राम दिया हुआ, जल, कैपिटल W के लिए कितना दिया हुआ, 90 ग्राम जल दिया हुआ है, और H2O क्या निकाल लेंगे हम, अणुभार कितना होता है 18, ठीक है। तो इसके लिए मोल भी निकाल लीजिए, कितना होता है कैपिटल W अपॉन कैपिटल M मान के, n बराबर क्या हो जाएगा, ये कैपिटल कितना है 90/18, तो कितना आ जाएगा 5,
ठीक है। अब इसलिए निकालेंगे किसके लिए, NaOH के लिए, है ना। NaOH का नंबर कितना होता है 40 और मात्रा कितनी दी है स्मॉल w 4 ग्राम। तो क्या निकालेंगे, स्मॉल n निकालेंगे, स्मॉल w अपॉन स्मॉल n कितना आ जाएगा 4/40 यानी कि 0.1, ठीक है, 0.1 आएगा। अब ये छोटी n की वैल्यू आ गई, बड़ी n की वैल्यू आ गई और निकालना किसके लिए NaOH। NaOH क्या होता है विलेय, ठीक है। तो NaOH का मोल प्रभाज स्मॉल n प्लस कैपिटल N। स्मॉल n की वैल्यू कितनी है 0.1 और ये 0.1 प्लस 5 तो 0.1 अपॉन 5.1 हो जाएगा। तो पॉइंट से पॉइंट अगर हम हटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/51 0.0196 इतना आंसर आना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मोल प्रभाज के सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर ऐसा कोई भी सवाल जो आपको दिक्कत करता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है समपरासारी विलयन का, ठीक है। वे परासारी विलयन मतलब वे विलयन इनका पराशर दाब समान होता है, समपरासारी विलयन कहलाते हैं। और आपको थ्योरी में डेफिनेशन है, आप पढ़िएगा। और देखिए सवाल कितना अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। ग्लिसरीन और ग्लूकोज दो चीजों की बात की है और ग्लिसरीन का अनुमान पूछा हुआ है इसमें, ठीक। तो पहले से कहा ग्राम प्रति लीटर। ग्राम लीटर क्या होता है सांद्रता 10.2 ग्राम प्रति लीटर, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सवाल समझना। और ग्लिसरीन विलयन में 2% ग्लूकोज, दो चीजें बात करेंगे ये उसने, एक तरफ ग्लिसरीन की बात करी, एक तरफ ग्लूकोज की बात करी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्लिसरीन, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे हम ग्लूकोज इसकी बात कर लेंगे दोनों चीजों, ठीक। तो 2%, तो 2% में यानी कि 200, ठीक है। 2 में 100 यानी कि परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज यानी कि 100 ml में 2 ग्राम घुले हुए हैं, ठीक। इसके बाद इसका मतलब क्या होता है 100 ml में 2 ग्राम घुले हुए हैं। तो ये हो जाएगा W का मान और ये हो जाएगा V का मान, ये ग्राम है ये ml हो जाएंगे, ओके। तो आप देखिएगा ये सांद्रता जो दी है ग्राम प्रति लीटर दी है ना, इसमें यानी कि W का मान कितना हो जाएगा ये 10.2 ग्राम और आयतन भी कितना हो जाएगा 1 लीटर प्रति लीटर, क्या है प्रति लीटर। तो आयतन कितना हो जाएगा 1 लीटर और आपको मालूम है 1 लीटर कितना होता है 1000 ml। 1 लीटर कितना होता है 1000 ml होता है, ठीक। अब देखिएगा आपको इसका अनुभार निकालना है, इसकी n की वैल्यू निकालनी है और ग्लूकोज का अनुभार कितना होता है 180। मालूम है ना आपको ग्लूकोज का अनुभार कितना होता है 180। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा, अब आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। मैंने फॉर्मूला को बताया था, कॉपी में लिखा हुआ है W/mv और W/mv, यानी कि इसको 1 मानना है, इसको 2 मानना है, ठीक है। दोनों को अगर आपको ध्यान हो तो C/m इस तरह से बताया था, ठीक है। और C क्या होता है सांद्रता, सांद्रता क्या होता है W/v, होता ना नहीं होता। तो अगर ये हो जाएगा तो W/mv इस तरह से निकल के आएगा, समझ रहे ना। तो डायरेक्ट हमने क्या किया है, हमें डायरेक्ट जो है सीधे फॉर्मूला दिया है। ये सांद्रता समपरासारी विलयन के लिए डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा के भी सवाल लगा सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसमें जो इस तरफ दिया इसको 1 मान लीजिए, इस तरफ दिया इसको 2 मान लेते हैं। चलिए ठीक है, ये 1 1 1 हो गया और यहाँ पे ये 2 2 और इसको 2 मान लिया, ठीक। अब क्या है, अब तो सवाल बहुत सरल हो गया, वैल्यू रखनी है। W का मान कितना दिया है 10.2, M1 का मान कितना दिया है निकालना है और V1 का मान कितना दिया है 1000 ml। हाँ ध्यान रखना, इसमें आयतन हमें ml में लगाना है, लीटर में बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है। अगर लगाना है तो दोनों को एक लगाएंगे सेम करके, ठीक है। यहाँ का आयतन लीटर तो यहाँ का आयतन लीटर, दोनों सेम करके लगाएंगे। कोई सही करके यहाँ लगाएगा। W2 का मान कितना दिया है 2, इसका मान कितना दिया है 180 और ये कितना दिया है 100, ठीक। क्लियर ना। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल के आएगा M1 बराबर 10.2 इंटू 180 इंटू 100, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 1000, ओके। अगर हम यहाँ पे पॉइंट हटा लेंगे तो
यहाँ पे हम 0 बढ़ा सकते हैं, ये बढ़ा दिया। ओके, देखिए 1 2 3 0 से 1 2 3 0 चलेगी। ओके, अब डिवाइड कर सकते हैं, क्या डिवाइड कर सकते हैं, 2 10 जा 20 और 2 9 जा 18। ओके, अब करना क्या है आपको, m1 बराबर इसको मल्टीप्लाई कर देना, जिससे ये आ गया आपका 9/10। ठीक है, तो 9 दूनी 18 और 9, ठीक है 10, कितना जाएगा 91.8। ठीक है, आज कितना है 91.8। ठीक, एक बार फिर लीजिएगा, फिर से मैं बता रहा हूं कि ये दिया था ग्लिसरीन की सांद्रता। सांद्रता क्या होती है, ग्राम प्रति लीटर में, यानी कि ये मैंने लिखा, इसको क्या बनाया, इतने ग्राम में प्रति लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर में कितना होता है 1000 ml। फिर क्या 2% ग्लूकोज दिया था, ग्लूकोज के लिए 2% यानी कि 100, 2 में 100 क्या था, 100 मात्रा होती है, 100 में 2 ग्राम वेले होते हैं, इसके लिए अलग अलग मान होते हैं। इसका अनुपात, और चाहिए किसके लिए था, ग्लिसरीन का अनुपात चाहिए, तो इसका ग्लिसरीन का अनुपात में रखना नहीं है, क्या करना है, सीधे फार्मूला लिखना है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपको मैंने बताया था, C1/m1 बराबर C2/m2, ये बताया था फार्मूला। ठीक है, C क्या होता है, सांद्रता, और आपको मालूम है C बराबर क्या होता है, W/V, ये होता है ना। तो इससे क्या निकल के आ जाएगा, ये फार्मूला निकल के आएगा सामने नया। ठीक, और इससे क्या करेंगे, हम डाटा रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, और क्या करेंगे, देन गिव आंसर। ओके, उम्मीद करता हूं सवाल समझ आ रहा होगा। एक और सवाल देखिएगा इस तरीके का, उसी बेस पर एक और सवाल लेके आए हैं, बहुत अच्छा सवाल है। उस ग्लूकोज की सांद्रता क्या होगी जो 6 ग्राम प्रति लीटर यूरिया का समपरासारी है, मतलब समपरासारी, तो अब चल गए समपरासारी मिलन की ही बात हो रही है। ठीक है, तो देखिएगा कैसे बात करेंगे समपरासारी मिलन की। तो ग्लूकोज एक तरफ हम चलिए देखते हैं, ग्लूकोज, ठीक है, और दूसरी तरफ किस बात कर रहा है, C6H12O6, और ये क्या होता है, NH2CO NH2। ठीक है, क्लियर। इसका अनुपात कितना होता है मालूम है आपको, 180, और इसका अनुपात कितना होता है 60। ठीक, दोनों का अनुपात मालूम है। ग्लूकोज के लिए सांद्रता पूछ रहा है और यूरिया के लिए सांद्रता दी हुई है, ग्राम प्रति लीटर। सांद्रता C बराबर कितना होता है, ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, सांद्रता C दी हुई है, और अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था कुछ दिन पहले, इसकी सांद्रता इसको चाहिए। ठीक है, अभी हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, W/mv, W/mv, ये 1 थे और ये क्या था 2। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे क्या मानना है, 1 इस तरफ को और इस तरफ को 2 मान लेना। ठीक है, और आपको मालूम है सांद्रता क्या होती है, ग्राम प्रति लीटर। देखो ये ग्राम प्रति लीटर, देखो ग्राम प्रति लीटर रखा हुआ है, तो इसको क्या कर सकते हैं, C1/m1 बराबर C2/m2 कर सकते हैं ना। देखिएगा C1 का मान तो निकालना है इसके लिए हमें, और m1 का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 180, C2 का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है 6, और m2 का मान कितना दिया हुआ है 60। ठीक है, बात समझ आ रही है। अगर यहाँ पे कट कर दें इसको, तो 6 कम 6 और 6 कम 60, ठीक है, हो जाएगा। और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 बराबर 180/10, यानी कि 10 से 0 कैसे हो जाएगी, कितना जाएगा 18 ग्राम प्रति लीटर। आंसर से आएगा 18 ग्राम प्रति लीटर, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, सांद्रता निकाल रहे हैं। तरीका वैसे सेम है, बस थोड़ा सा फॉर्मूले को ध्यान रखना है। एक बार और देख सकते हैं, ग्लूकोज और यूरिया की बात की थी दोनों चीजों के लिए, इसका फॉर्मूला सामने रख दिया, वो अनुपात निकाल दिया, सांद्रता चाहिए था। ठीक है, सांद्रता किसके लिए, ग्लूकोज के लिए चाहिए, यूरिया की सांद्रता दी हुई थी, फॉर्मूला रखा मैंने और क्या किया, कैलकुलेशन कर दिया, देन आंसर। समझ में आया होगा। ओके, बात करने जा रहे हैं पराशरण दाब की। अभी सब पराशरी गण बात कर रहे थे। पराशरण दाब आपने जो लोग 12th में है उन्होंने फर्स्ट ईयर में पराशरण दाब के बारे में पढ़ा हुआ था, और गैसीय वाला चैप्टर था। ठीक है, गैसीय वाला चैप्टर था ना, तो उसमें आपने चार्ल्स वाल्ट और एक गैस समीकरण का फार्मूला भी पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो फार्मूला ये था, PV बराबर nRT। उम्मीद करता हूँ याद होगा आप लोगों को। ठीक है, बस इस सवाल में पराशरण दाब के लिए हमें यही फार्मूला यूज करना है। इसी फार्मूले से ये सारे सवाल लगेंगे, देखिएगा कैसे हमें यूज करना है। ठीक है, आइए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया है
0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहला हम क्या करेंगे, मतलब मैंने आपको बताया था मैंने कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या करते हैं 273 ऐड करते हैं, तो क्या बनाते हैं इसको केल्विन में, 273 केल्विन में बना लेते हैं। ठीक है, जोड़कर 5% यूरिया, बस इतना ध्यान रखना है इन ज्यादातर सवालों में 5% यूरिया दिया हो या कितने परसेंट ग्लूकोज दिया हो, कोई भी मिले दिया हो, परसेंटेज दिया समझना, तो जिसे दिया हो 5%, तो 5 में 100 की बात है, यानी कि उतनी मात्रा में वो विलेय है। ठीक है, तो कौन विलेय है, 5 ग्राम विलेय है 100 ml में, तो ये हो जाएगा V और ये हो जाएगा क्या आपका W, ये ग्राम में हो जाएगा, ये ml में हो जाएगा। ठीक, लेकिन आपको याद है कि पराशर दाब वाले में हम आयतन किस में लगाते हैं, हमेशा लीटर में, किस में लगाते हैं, लीटर में। तो क्या करना है, 1000 से भाग देना है, कितना 0.1 लीटर हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर हो गई। फिर बात कर रहा है यूरिया की, तो यूरिया क्या होता है आपको मालूम है ना, NH2CO NH2, इसका अनुपात कितना होता है 60, निकाल लेंगे, बताया गया था। चलिए फिर क्या है, पराशर दाब निकालना, P की वैल्यू निकालनी है इसमें, पराशर दाब निकालना है। ठीक है, और आपको एक चीज मालूम है क्या, R की वैल्यू 0.0821, ये होती ना, R की वैल्यू बताया था मैंने, इसमें होती है लीटर इंटू एटमॉस्फेयर प्रति केल्विन प्रति मोल, इसमें होती है लीटर इंटू एटमॉस्फेयर प्रति केल्विन प्रति मोल में होती है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे समझिएगा। ये R की वैल्यू पराशर दाब के हर एक सवाल में आपको R की वैल्यू यही यूज करनी है। ठीक है, ओके। चलिए आपको फार्मूला मालूम है, PV बराबर W/m/RT, फार्मूला मालूम है और सब कुछ मालूम है आपको। P निकालना हुआ है, आयतन कितना दिया 0.1, W का कितना दिया है 5 और अनुपात कितना दिया है 60। ठीक है, 0.082 और ये 273। ठीक, 8.0821 पूरा मान तो ये होता है। अगर 0.082 भी आप रख सकते हैं तो आप कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, और कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए रख सकते हैं। अगर इसको हम यहाँ पे कर दें तो 0.082 273 अपॉन 60 इंटू 0.1। ठीक है, ज्यादा हो तो पॉइंट हटा लीजिए, तो यहाँ पे 20 पड़ जाएंगी। ठीक है, और 12×5=7 होता है। तो कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन करने पर कितना आंसर आएगा, कैलकुलेशन करने पर आंसर कितना आएगा यहाँ पे, कितना आएगा 18.56 समथिंग, इतना ही आएगा आंसर। ठीक है, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा। और एटमॉस्फेयर दाब जो है किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, वायुमंडल में, तो आंसर किसमें आएगा, वायुमंडल में। ठीक है, एक बार और देखिएगा सवाल को, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5% यूरिया का पराशर दाब याद करना था। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या सेंटीग्रेड में, यानी कि ताप दिया हुआ है, उसको हमें किसमें यूज करना है, केल्विन में यूज करना है। केल्विन में यूज करेंगे ताप को हम, और 5% यूरिया यानी कि 5% 100 में 5। ठीक है, तो 100 क्या होता है, ml मतलब मात्रा होती है, और 5 जो दिया हुआ वो क्या हो जाएगा इसकी मात्रा, यानी कि 5 ग्राम हो जाएगा, और V क्या हो जाएगा इसका आयतन 100 ml, तो 100 ml में 5 ग्राम मिक्स हुआ है। तो इस तरह से हम W और V का मान निकाल लेंगे। ठीक है, यूरिया का अणुभार, यूरिया का कुछ भी दिया हुआ उसका अणुभार निकाल लेंगे। ठीक, और फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है क्या, PV बराबर W/m/RT। ठीक, और सारी वैल्यू आपको पता है, R का मान जो ध्यान रखिएगा, मान रखेंगे तो कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10% ग्लूकोज विलेय का पराशर दाब ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, 27 में 273 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 300 केल्विन बन जाएगा। ठीक है, ओके। अब करना क्या है, ग्लूकोज पर 10%, मैंने बताया था 10 में 100। ठीक है, ये क्या होती है, 100 क्या है आयतन। ठीक है, और 10 क्या है इसकी मात्रा, यानी कि ये हो जाएगा W का मान और ये हो जाएगा V का मान, ये ग्राम में और ये ml में। हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, उतने ही ml में और उतने ग्राम विलेय होता है।
जैसे 10% दिया, 5% दिया, उसमें 100 में 5 ग्राम लेता, ठीक, इस तरह से ध्यान रखिएगा दोनों में। फिर क्या करना है आपको, 1000 से डिवाइड करके कितना है, 0.1 लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ग्लूकोज आपको मालूम है, ग्लूकोज C6H12O6, यानी कि इसका वर्ग कितना होता है, 180। अब तो याद हो गया होगा, रट गया होगा, 180। क्या करना है, प्राशनांक दाब निकालना है, पी की वैल्यू निकालनी है, और मैं कहा था आर की वैल्यू 0.082, फिक्स है ना। इसमें लीटर इनटू एटमॉस्फेयर प्रति केल्विन प्रति मोल, इसका जो है मात्रक होता है, याद रखिएगा। फॉर्मूला लगाते हैं, पीवी बराबर डब्ल्यू बटे एमआरटी। ओके, पी की वैल्यू निकालनी है और वी का मान कितना है, 0.1, ठीक। डब्ल्यू का मान कितना दिया हुआ इसमें, 10, एम का मान कितना दिया, 180, 0.082, और ये कितना है, 300, ठीक है। तो P बराबर कितना हो जाएगा, 10.082, और ये हो जाएगा 300, ये है 180, ये 0.1। अगर हटा देंगे हम यहाँ पे, समझ लो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ जाएंगे, बोलिए। यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, और यहाँ से ये 1 जीरो कैंसिल, ठीक है। और 3 6 18, 6 हो गया। कुल मिला के आपके पास कितना हो गया, 82/6। तो डिवाइड कर सकते हैं, 6 बन जाए 6, कितने बच गए, 2, ठीक है। 6 कम 6, 2 22 हो गए, 6 तिया 18, 4 बच गए, 60 कितना आएगा, एटमॉस्फेयर 30.6 एटमॉस्फेयर आंसर आ जाएगा, ठीक है। सवाल बिल्कुल सरल है, उसी तरह का मेथड है, आप लगाइएगा। कोई भी सवाल में अगर आपको परेशानी होती है, आप पूछिएगा, सवाल 100% समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, उसी टॉपिक का एक सवाल और है, अच्छा सवाल है, बहुत दूर भी निकाला है, देखिए आप समझ में आएगा। कहे 5 ग्राम सांद्रता वाले पदार्थ का 5 ग्राम सांद्रता दी हुई है C ग्राम प्रति लीटर, ठीक। सांद्रता दी हुई है और क्या दिया, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, T बराबर दिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या करना है आपको, 27 से 273 जोड़ देना है, तो क्या बन जाएगा, 300 केल्विन। फिर क्या दिया, प्राशनांक दाब दिया, P की वैल्यू दी कितना, 0.025 एटमॉस्फेयर। ओके, तो निकालना क्या, अणुभार निकालना है, आर की वैल्यू। तो प्राशनांक दाब की वैल्यू दी हुई है, अणुभार निकालना है। फॉर्मूला आपको मालूम है क्या, पीवी बराबर डब्ल्यू बटे एमआरटी। ओके, पी बराबर डब्ल्यू बटे एमआरटी। तो पी की वैल्यू क्या निकालना है, क्या निकालना है, आपको एम निकालना है। तो एम पीवी बराबर डब्ल्यू आर टी, और एम को इधर रख दीजिए, डब्ल्यू आर टी अपॉन क्या आ जाएगा, पीवी, ठीक है। तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, दी नहीं है, डब्ल्यू की वैल्यू देने चीज दी हुई है, वो क्या दिया हुआ, ये सांद्रता सी दी हुई है, और सांद्रता क्या होता है, डब्ल्यू बटे वी होता है सांद्रता, मालूम है आपको। तो कहाँ लिखा हुआ डब्ल्यू बटे वी, देखो ये लिखा हुआ डब्ल्यू बटे वी लिखा हुआ ना। तो हम यहाँ पे क्या सकते हैं, इसकी वैल्यू कर सकते हैं ना, 5, ठीक है। कितना दिया, 0.082, और ये 300 दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया है, 300 केल्विन, ठीक। और पी की वैल्यू दी है 0.025। ओके, अब यहां से पॉइंट हटा सकते हैं, 25, ठीक है। तो 5 बच गया, और 5 छक्का 30, 60 आ गया, ठीक। कुल मिला के हम यहाँ पे 82 इंटू 60 कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 0 6 12 1 8 6 48 और 49, ठीक है। इतना आ जाएगा अनुपात, कितना निकल के आएगा, इतना निकल के आएगा 49:20। ओके, बात समझ आ गई ना। एक बार फिर देख लीजिएगा, 5 ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता दी हुई थी, टेम्परेचर दिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड, दाब दिया था 0.025, ठीक है। सांद्रता को हम W/V इससे बोलते हैं ना, ग्राम प्रति लीटर में दिया था ना, तो इसकी वैल्यू यहाँ यूज कर सकते हैं। टेम्परेचर को केल्विन में बनाया, निकाल लिया एन के लिए, और ये देखो डब्ल्यू बटे वी रखा, तो इसलिए पूरा मान हमने जो है यूज कर लिया, पूरा मान यूज कर लिया W/V का, ठीक। तो क्या किया हमने, यहाँ पे पूरी वैल्यू रखी, और ये 5 से 25 काट दिया, 5 आया, और ये 5 से हमने 30 को काटा, ठीक है। 300 को तो 60 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया, ठीक। आपको बात समझ में आएगी। आज हमने किस के बारे में बात की, हमने 1-2
सवाल हमने मूल ललिता के लिए हैं, कुछ मूल प्रवाज के लिए हैं, समपरासारी विलयन के लिए हैं और प्राषण दाब के लिए हैं। तो हमने 4 टॉपिक आज यहाँ पे क्लियर किए हुए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 4 टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आएंगे। इस 4 टॉपिक के अंदर जो भी सवाल आपके पास हो, प्रॉब्लम कर रहे हो तो आप पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, उस नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के अभी और भी सवाल थे, जैसे पराशर दाब बचा हुआ है, मूलन अवनमन स्थिरांक, मूलन उन्नयन स्थिरांक, इनके सवाल बचे हुए हैं। तो लगभग 3-4 टॉपिक अभी और बचे हुए हैं। तो इन 3-4 टॉपिक की हम बात अगले आपके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो आपका 3rd पार्ट होगा न्यूमेरिकल्स का। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। आप सवाल लगाइएगा और जो भी वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज एक बार लाइक जरूर करिए। आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक और सब्सक्राइब करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके उसमें क्या होता है कि वीडियो बनाने वाले का कुछ हौसला भी बढ़ता है। हम आपको अच्छे से सवाल लेके आते हैं, बताते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।